तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य यूपीएससी पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी यूपीएससी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप हमारे साथ मिलकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को और स्पीड में पहुँचाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता वो होगा कि हम व्यवस्था की क्लासेस चालू किए हुए हैं। तो हमने लेक्चर 1 क्लास 1 इंटू क्लास आपके साथ साझा कर दी है और जो पॉलिटी का सिलेबस था उसको भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जो हमारा सिलेबस कहता है जीएस पेपर 1 कि भारतीय संविधान, उसका जो ऐतिहासिक विकास है, विशेषताएं, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये सब हमें पढ़ना चाहिए। ऐतिहासिक विकास जो आप पहला सिलेबस देखेंगे जीएस पेपर 2, तो उसमें भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास हमें बताया गया। तो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए 1600 से लेके, फिर वो अपने विकास विस्तार धीरे धीरे करते गए। तो उन्होंने इस दौरान शासन को चलाने के लिए, प्रशासन करने के लिए कई सारे नियम कायदे उन्होंने बनाया। तो जो नियम कायदे थे उसको हम पढ़ने वाले हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जो महत्वपूर्ण विषय या फिर महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे, मैं आपको शेयर करूँगा। और आगे बढ़ते हैं। तो फिर जैसे कि अंग्रेज आए, अब उन्होंने अपनी कंपनियां चालू की कई सारे। अब वो उनको शासन चलाना था, व्यापार करना था, उसके लिए नियम बनाए। ज़्यादा ऐतिहासिक कालक्रम को ना पढ़ के इसके जो पॉलिटिकल व्यू है उसको हम पढ़ेंगे। तो 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ, उसके साथ ही धीरे धीरे जो मुगलों से जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिशर्स के पास, जो अंग्रेज थे उनके पास जाती गई। 1757 के उन्होंने जब प्लासी की लड़ाई जीती और रॉबर्ट क्लाइव फिर गवर्नर बना बंगाल का, तो उसको 24 परगना, जो एक पश्चिम बंगाल में आज की जो जगह थी, वहाँ उसको दीवानी या फिर व्यापार का अधिकार उसको मिल गया 1757 के बाद। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव उसमें भी था और कई सारे लोग थे अंग्रेज, और उसमें सुजाउद्दौला वगैरह ये सब थे, 2-3 लोग थे, और इन्होंने मिलकर लड़ा युद्ध। तो अंग्रेज पुनः जीत गए। अंग्रेज जीत गए तो जो बची शक्तियाँ थी मुगलों की, वो भी अंग्रेजों के पास आ गई धीरे धीरे, क्योंकि मुगलों का डिक्लाइन हो गया था, हो रहा था। तो फिर 1765 में पूरे बंगाल में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार, जो फ्री ट्रेड जैसे आजकल हम कहते हैं, एफटीए का सिस्टम वहाँ लागू हो गया। मुक्त व्यापार के लिए उनको क्या मिल गया, नहीं मुक्त व्यापार नहीं, शुरू में वो 3000 रुपये दिए थे। 3000 रुपये देकर उन्हें वहाँ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वो 3000 से मुक्त व्यापार में आ गए, फ्री ट्रेड में आ गए, और अंग्रेजों यानी कि बिना टैक्स दिए वहाँ व्यापार कर सकते थे। वहाँ की जो चीज़ें थी वो यहाँ से ले जाके वहाँ बेच सकते थे और वहाँ की चीज़ें यहाँ बेच सकते थे। ऐसा उनके पास ये सिस्टम, ये सब चीज़ें हो गई। फिर जब 1765 यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव पुनः वहाँ का गवर्नर जनरल बना, उसको कई सारी चीज़ें उसने की। वहाँ उसने फिर द्वैत शासन लागू कर दिया, और जहाँ का बंगाल का नवाब था उसको उसने रिटायरमेंट कर दिया और 53 लाख रुपए उसकी पेंशन, वार्षिक सालाना 53 लाख पेंशन निर्धारित कर दी। और रॉबर्ट क्लाइव वो दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना और नवाब को वो कर दिया और वहाँ द्वैत शासन लागू कर दिया। द्वैत शासन क्या थी? द्वैत शासन ये ऐसा व्यवस्था था कि जो यानी कि दीवानी का अधिकार होगा वो किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास होगा। जो प्रशासनिक जो काम होगा वो मुगलों के पास होगा। लेकिन जिसमें पैसा लगता है, जिसमें पैसा लगाना है, प्रशासन में पैसा लगता है कई सारा, तो वो काम मुगलों के पास था। और जिसमें पैसा आना था, पैसा लेने वाला जो काम था, दीवानी का, टैक्स का, कर वसूल करने का, ये अंग्रेज कर रहे थे।
कब 1765 से डुअल पॉलिसी शासन से। और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों ने कुछ अधिकारियों को भी तैनात किया। खुद वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे थे। यहीं से वो जो भारतीय मूल के जो लोग थे, जो भारतीय थे, उनको टैक्स कलेक्शन में उन्होंने लगा दिया और जिम्मेदारी दे दी। वो डायरेक्ट नहीं जाते थे और चूँकि बड़ा क्षेत्र था, अनुभव नहीं था, तो एक अनुभव लेने के लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों को लगा दिया, भाई टैक्स तुम जाओ यहाँ वसूल करो। पद डिसाइड कर दिए कि पद ये रहेगा, तुम यहाँ जाके अपना काम कर सकते हो। तो ऐसा उन्होंने किया। फिर धीरे 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 ये चीज़ें हुई। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यह पहला ऐसा कानून था जो कंपनी लाई। इसमें ये क्या था कि जो कंपनी था उसको, यानी कि जो नियमित काम हो उसको जो चीज़ें इधर उधर हो रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण में किया जा सके। इसके लिए कंपनी द्वारा ये पहला एक्ट लाया गया 1773 का, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसमें जो बंगाल का नवाब, वो जो बंगाल का गवर्नर था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और एक सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, उसकी स्थापना एक की जाएगी। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ये प्रावधान भी उसमें। और उसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट होगी बंगाल में, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी मदद के लिए 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। जैसे आज भी होता है कि भाई एक मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, उसके भी अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन जो मेन होगा एक मुख्य न्यायाधीश होगा। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश उसकी सहायता के लिए थे। और इसमें ये कहा गया कि भाई जो इसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई जो कंपनी के अधिकारी होंगे, उपहार लेंगे, रिश्वत लेंगे, उनको उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। उनको उनकी सजा की ये प्रावधान रखा गया, भाई आप अगर पैसा लेंगे, उपहार लेंगे, ये सब करेंगे तो आपको सजा होगी। ऐसा ही एक प्रावधान इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रखा गया। ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी आए। फिर इसके बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। कौन सा अधिनियम? संशोधन। इसमें क्या होता है कि भाई इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये प्रावधान था कि भाई सब सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो गए, सबको सर्वोच्च न्यायालय की बातें माननी पड़ेगी। अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको दंड देगा। अगर कोई उपहार, रिश्वत ये सब देता है तो उसको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मेन बड़े अधिकारी थे कंपनी के ही, इससे उनको खुद घाटा होने लगा। तो अब उन्होंने सोचा इसमें भाई कुछ चेंजेस किया जाए, इसलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। संशोधन अधिनियम 1781 में आया। इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे, जो मेन अधिकारी थे, भाई गवर्नर जनरल हो गया, उसके जो और भी मेंबर्स होते हैं, इन सब को जो सर्वोच्च न्यायालय थी सुप्रीम कोर्ट की, उससे अलग कर दिया गया। मतलब अगर ये अपने पदों पर रहते हुए कोई काम करते हैं तो इनको दंड नहीं मिलेगा। जैसे आजकल अभी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि अगर वो कोई क्राइम या कुछ भी करते हैं तो इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी। ऐसा उस टाइम ही 1781 का संशोधन अधिनियम आया, उसमें ये प्रावधान था कि अगर अंग्रेज अधिकारी है तो अगर वो कुछ ऐसा करते तो उस पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, वो इसके क्षेत्राधिकार से अलग रहेंगे। और जो कंपनी का वो क्या बोलते हैं, राजस्व वाले जो काम थे, राजस्व वाले जो सारे काम थे, उसको भी इन्होंने अलग कर दिया। भाई हम जितना मन चाहे उतना पैसा वसूल करेंगे, जितना मन होगा उतना टैक्स लेंगे, ताकि कोई यानी फिक्स टैक्स ना हो। जहाँ जैसा होगा, जिस तरीके से होगा, टैक्स लेना है तो लेना है, इनका सिस्टम था। इसलिए इन्होंने अपने अनुसार कानून को बदला और ये सब चीज़ें इन्होंने किया। और इसी के साथ इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं के लिए एक अलग कानून, मतलब हिंदुओं को हिंदू ला के अनुसार सजा दी जाएगी, और मुसलमानों के जो कानून नियम कायदे थे उसके अनुसार भी ये सब सजा वगैरह देते थे। अब इसी को फिर आगे जो चीज़ें थी इसी को विस्तार करते हुए उन्होंने 1784 का अधिनियम लाया। 1784 का
1784 का, इसी को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। 1784 का जो अधिनियम है इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी के जो काम थे उसको अलग कर दिया गया, राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को थोड़ा अलग कर दिया गया, जैसे द्वैत सिस्टम होता है, द्वैत प्रणाली वाला, वही काम इसमें भी किया गया। जो कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक काम होंगे उसको अलग किया गया, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब भाई जो काम होगा उस पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये सब हो गया। और जो ब्रिटिश जो क्षेत्र था, यानी कि जो कंपनी का क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया, और ब्रिटिश का इस पे आधिपत्य होगा और ब्रिटिश का नियंत्रण होगा, ऐसा इसमें कहा गया 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट में आपको यही मेन चीज़ें आपको पढ़नी थी। इसके बाद एक आता है 1786 का अधिनियम। 1786 का जो अधिनियम आता है उसमें क्या आता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए प्रावधान किया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है वो वही कहता है कि हम बनेंगे गवर्नर जनरल, लेकिन कुछ शर्त वो रखता है। शर्त क्या रखता है कि भाई जो ये काउंसिल होगा ये उसकी जो बात होगी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, भाई बात माने या ना माने। और वो बोलता है कि जो यहाँ कमांडर है, जो फौज है, कमांडर इन चीफ की भी उसको सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा वो कहता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलता है हम बनेंगे, लेकिन ये दो शर्तें अगर आप मानेंगे तभी हम बनेंगे गवर्नर जनरल। फिर 1786 में सब होता है। फिर एक चार्टर कंपनी ने चार्टर एक भेजा, बनाया 1793 का चार्टर अधिनियम 1793। इसमें ये कहा गया कि भाई जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए जो प्रावधान थे वो आने वाले जो अगले सभी गवर्नर जनरल होंगे उन पर वो सभी प्रावधान होंगे कि भाई वो काउंसिल के जो बातें होंगी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, भाई माने या ना माने। और वो कमांडर इन चीफ होंगे, भाई सेना के भी प्रमुख होंगे, और तमाम चीज़ें पुनः जो चार्टर आया 1793 में। और ये कहा गया भाई कि जो कंपनी का अगले शासन है अगले 20 वर्षों तक रहेगा, मतलब 1793 से 1913 तक, ऐसा उन्होंने कहा। तो अगले 20 वर्षों तक के लिए कंपनी का शासन हो गया, कितने से 1793 से 1813। ठीक, तो 20 वर्षों तक के लिए कंपनी का काम तय हो गया। फिर 20 वर्षों बाद एक पुनः चार्टर आता है, ऐसे करके 20 वर्षों में कंपनी के चार्टर आता है और उसका शासन करने का समय बढ़ता जाता है। ये सारी चीज़ें कंपनी लाती है, भाई जो उसको अनुभव होता है भाई कि अब ये चीज़ें होती हैं, अब इसको ऐसे विस्तार करना है। कंपनी अपने अनुसार अपने फ़ायदे के लिए ये सब चार्टर लाती है, कोई भारत के लिए नहीं, भाई भारत में विकास करना उसके उद्देश्य नहीं, भाई कंपनी को व्यापार करना है, कंपनी को अपनी चीज़ें करनी है। कंपनी अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें लाती है। जो चीज़ें उसको अपने लिए नुकसान पहुँचाती है उसको चेंज कर देती है, और जो उसको फ़ायदा करती है उसको कंटिन्यू करती है। वो नई नई चीज़ें लाती है, भाई नए नए प्रशासन के नियम कायदे लाती है, और उसमें कंपनी ये सब करती है। तो इसको मुनाफा कमाना है, पैसे कमाना है, कंपनी है। फिर 1793 में एक चार्टर आया, फिर 1813 पुनः वो चार्टर लाती है। उसमें भी कुछ प्रावधान होते हैं, जैसे कि कंपनी का जो एकाधिकार था भाई कि कंपनी बच रही है उसको ये समाप्त कर देते हैं, भाई और भी कंपनी ब्रिटिश और भी कंपनी आ सकती हैं और भी वो काम कर सकते हैं। और इसमें ये कहा कि भाई 20 वर्ष तक पुनः फिर कंपनी का शासन होगा। और जो राजस्व के ये सारे भुगतान होंगे, जो अधिकारियों को जो सैलरी दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी, वो जो यहाँ पैसा टैक्स कलेक्शन होता है वो सारी पेमेंट्स जो उनकी सैलरी वगैरह होती है, अधिकारियों की सारी सैलरी वहीं से दी जाएगी। ऐसा प्रावधान किसमें किया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम में। भाई 1793 में फिर 20 वर्ष बाद वाला ये चार्टर आ गया अपने लिए, कंपनी वाले लाए। तो ये सब हुआ। अब एक चीज़ और, इसमें इन्होंने शाही मिशनरी भेजे थे ये भारतीयों को शिक्षा देने के लिए। यहाँ से इन्होंने अपनी अंग्रेजी शिक्षा को चालू किया। मिशनरी आए वहाँ से, भाई हम भारतीयों को पढ़ाएंगे, उनको थोड़ा बौद्धिक क्षमता देंगे, पढ़ाने के उद्देश्य से ये ईसाई मिशनरियों के यहाँ भारत में लाते हैं। कब लाते हैं, 1813 में। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम पुनः आता है। ये थोड़ा, इसमें कई सारी बातें थी। ये क्या था कि जो यहाँ अभी तक हम शासन हो रहा था बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में कंपनी को हो रहा था, लेकिन अब कंपनी का जो क्षेत्राधिकार था
वो बढ़ गया था और इसको ये विस्तार करना चाहती थी। तो जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा होगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। इससे पहले मद्रास का अलग होता था, बंगाल का अलग होता था, बम्बई का अलग होता था। तो अब सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल होगा। कौन? पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा और उसके द्वारा बनाए गए कानून नियम पूरे भारत में लागू होंगे। ऐसा 1833 के चार्टर में किया गया। और विलियम बेंटिक इसके प्रथम, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने, 1833 में आया और इसमें प्रथम ये बने। जो बाकी गवर्नर थे या फिर जो बाकी विधायिका थी उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि राज्य में अलग अलग विधायिकाएं थी, उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पूरे भारत का ये अधिकारी था, पूरे भारत के लिए का ये गवर्नर जनरल था, इसके पास पूरा अधिकार था। तो इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते थे वो वैध थे। ये इसमें ऐसे प्रावधान। इसमें ये भी था कि भाई अब जो कानून बनेगा उसको नियामक कानून कहा जाएगा। इसके जो पहले कानून थे वो एक्ट या अधिनियम कहे जाएंगे। इसमें थोड़ा सिविल सेवकों के लिए भी था, भाई सिविल सेवकों के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन उसको फिर नहीं किया गया, उसका प्रावधान हटा दिया गया। फिर अगला जो चार्टर आएगा उसमें सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, भारतीय जो सिविल सेवक होंगे उनकी भर्ती के लिए कुछ प्रावधान किया जाएगा। और अब जो इसमें काम होते थे सब ब्रिटिश के नाम से होते थे, भाई ब्रिटिश के द्वारा किया जा रहा है। और प्रशासनिक जो सारे काम दस्तावेज होते थे अब कंपनी में न होकर किसके नाम पे होते थे, भाई ब्रिटिश के हिसाब से होते थे, ब्रिटिश के नाम पे। तो ये आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था। और 1833 के बाद 20 वर्ष बाद पुनः 1853 में चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम में कुछ नई चीज़ें आई, जैसे कि जो कंपनी के विधायी और प्रशासनिक काम थे उसको अलग किया गया, इसको व्यापक बनाया गया और उसको थोड़ा विकेंद्रीकरण की ओर किया गया। अब कंपनी की जो विधायिका सिस्टम थी उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। जो गवर्नर जनरल की विधायिका थी उसके अलावा और क्षेत्रीय विधायिकाओं का गठन किया गया, जो इतने बड़े भारत को चलाने के लिए काफ़ी नहीं थी वो, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधानसभाओं का या फिर क्षेत्रीय विधान का गठन किया गया, जिन्हें विधान परिषद कहा गया, जिनकी संख्या 6 थी, जिन्हें 6 नए पार्षद जोड़े गए। 6 जैसे आजकल राज्यों में विधान परिषद होता है, उस टाइम 6 विधान पार्षद जोड़े गए। यानी कि आज की जो विधायिका सिस्टम है लगभग उसी टाइम से मेल खाती है। तो ये अपने अपने क्षेत्र से इनका काम होगा, अपने अपने क्षेत्र में ये अपने नियम बनाएंगे। जो मेन गवर्नर जनरल था भारत वाला, उसकी जो विधायिका वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी। इसमें पहली बार जो क्षेत्रीय लोग थे उनका दायित्व इसमें धीरे धीरे बढ़ा और सिविल सेवकों की जो भर्ती है वो चालू कर दी गई 1853 के चार्टर अधिनियम से। ये जो कंपनी के द्वारा बनाए गए नियम और अधिनियम थे हम लोगों ने अभी पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके अभी तक 1853 तक। अब जो आगे जो कानून आएंगे वो चूँकि अब 1858 की क्रांति होगी, उसके बाद ब्रिटिश का यहाँ सीधे हस्तक्षेप हो जाएगा, ब्रिटिश का शासन हो जाएगा। तो जो कानून आएंगे तो अंग्रेजी शासन के हिसाब से आएंगे, कंपनी के नाम से नहीं आएंगे। तो उनको हम अगले इलेक्शन में पढ़ेंगे। उनको कहा जाएगा जैसे भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। भारत में एकदम से सरकार यानी कि शासन चलाने के लिए या फिर राज्य करने के लिए पूर्णतः जो सरकारी काम होगा वो चालू होगा धीरे धीरे। तो ये सारे कानून थे। तो अंग्रेज बड़े धीरे धीरे तरीके से भारत में विकास किए। पहले जैसे व्यापार करने आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया, फिर धीरे धीरे बिना टैक्स के व्यापार किया, फिर टैक्स खुद लेने लगे, फिर टैक्स के अलावा शासन करने लगे, शासन के करके और भी चीज़ें बढ़ाने लगे। यानी कि एक धीरे 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 गति से बड़े ही उस गति से उन्होंने काम किया। उसके नियम कायदे भी बना दिए गए और उसमें उन्होंने भारतीयों को ही शामिल किया। जो इनके अधिकारी होते थे, जो टैक्स कलेक्शन वाला होता था, जो भाई सैनिक होता था, ये सब भारतीय होते थे। उनकी तो इतनी शक्ति थी नहीं। जो अधिकारी होते थे, जो पैसा कलेक्ट
करने जाता था, ये जो किसी को दंड देने जाता था, जो दंड देने वाला, ये सारे, और दंड सहने वाला, ये सब भारतीय होते थे। अंग्रेज सिर्फ वहाँ से कानून बना देते थे अपने कार्यालयों से, और उसके जो छोटे अधिकारी होते थे उसको लागू करने का काम होता था। ये भारतीयों के ऊपर ऐसे शासन धीरे धीरे अंग्रेजों ने किया। अब क्योंकि एक पूरे राज्य में शासन चालू हुआ था, वो हो गया था, तब ब्रिटेन की जो वहाँ की सरकार थी उसने सोचा हमें सीधे वहाँ अपने तरीके से चीज़ों को लागू करना चाहिए। तो फिर यहाँ ताज का शासन 1858 के बाद चालू होता है, उसको हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे। आप इसका रिवीजन करिए, जो आपको अगर कुछ चीज़ें लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप बुक्स ले सकते हैं, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है यूपीएससी के लिए, एम लक्ष्मीकांत, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को एक बार रिवीजन करिएगा, 2 बार 3 बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे जो दोस्त भाई हैं जिन्होंने अभी तक आपसे हमारे चैनल के बारे में नहीं जाना है, या फिर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी चैनल के साथ जुड़ने को कहिए। अगर हम अभी रिवीजन करना चाहें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके पहले इनको दीवानी का अख्तियार मिल जाता है, व्यापार करने का अख्तियार मिल जाता है। ये सब चीज़ें थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है, और जो एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और उसके पास अधिकार हो जाते हैं भाई, जो भी अगर कोई घूस करेगा, कोई उपहार लेगा, उसके ऊपर दंड होगा। ऐसे कानून सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाते हैं। चूँकि इससे बड़े अधिकारियों को ही, जो कंपनी के अधिकारी थे, उनको ही प्रॉब्लम थी। इसमें थोड़ा संशोधन के लिए 1781 में अधिनियम आता है भाई, इसमें चेंजेस हो। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में उसमें क्या किया जाता है कि भाई जो कंपनी के बड़े अधिकारी थे उनको मुक्त कर दिया जाता है, और जो राजस्व वाला अधिकार था उसको भी न्यायालय क्षेत्राधिकार से। तो फिर ये सब आपने इसमें 1781 में देखा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी को सेटलमेंट कहते हैं भाई, जो हमने अपने लिए गड़बड़ी की थी उसको सुधारने के लिए। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल आती है, उसके मेंबर्स होते हैं, और ये सब चीज़ें 1784। फिर 1786 का अधिनियम आता है भाई, लॉर्ड कार्नवालिस से गवर्नर जनरल बनने वाला होता है। वो 2 शर्तें रखता है भाई, एक तो हम जो काउंसिल होगी उसकी बात हम मानने के लिए अनिवार्य नहीं है, और एक जो यानी कि जो आर्मी सैनिक होगी कमांडिंग इन चीफ में ही होगा, ये सब होता है। फिर इसके बाद चार्टर अधिनियम आता है। चार्टर अधिनियम में क्या होता है भाई, जो प्रावधान लॉर्ड कार्नवालिस के लिए था वही आने वाले जो सभी गवर्नर जनरल होंगे उनके ऊपर होगा। ये चार्टर अधिनियम कब आया था? 1793 में। इसमें ये प्रावधान था अगले 20 वर्ष तक ये चार्टर होगा, ये सब चीज़ें होंगी। फिर 1793 के बाद 1813 पुनः चार्टर अधिनियम आता है, उसमें थोड़ा इसको और। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, फिर 1853 का आता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा, और आप इसको रिविजन के वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें, और वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो हम अब पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम, जो आगे सारे अधिनियम से उसको हम पढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, और फिर हम तब मेन संविधान में जाएंगे। ये भी संविधान का ही हिस्सा है, लेकिन ये संविधान का विकास है। भारतीय संविधान का विकास ये आपके जीएस पेपर 2 में ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें सिलेबस होंगी सिर्फ वही पढ़ेंगे। सिलेबस से बाहर कुछ भी इधर उधर की बातें पढ़ने से कोई मतलब नहीं। सिलेबस को फॉलो करते हुए एक एक टॉपिक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ हम पढ़ेंगे, और जो आपको डाउट होता है उसको आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई गलती, कोई त्रुटि अगर आपको समझ में आती है तो आप हमें बता सकते हैं इस कमेंट करके। आपका कमेंट ज़रूर देखा जाएगा, उसकी रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।